हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 10 के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। यह पार्ट 5 है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या थी? यह प्रश्न 2010 में जेक बोर्ड में आ चुका है। इसका उत्तर है, नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो पहला है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त करना। इस संहिता के तहत जन्म पर जो आधारित विशेषाधिकार मिलते थे, जैसे राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, और कोई बड़ा अधिकारी है तो उस पद पर उसका ही बेटा बैठेगा, ये अधिकार को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, कानून के समझ सबके लिए समानता का नियम। कानून के समझ सबके लिए समानता का नियम था। कोई अमीर हो या गरीब हो, दोनों को कानून के समझ बराबर माना गया। अगर कोई गलती करता है तो दोनों को समान दंड दिया मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, सामंती प्रथा की समाप्ति। सामंती प्रथा में तो किसानों का बहुत शोषण होता था, इसलिए उस प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, किसानों को भू राजस्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। किसानों को जो भू राजस्व दिया जाता था, जैसे कि शुल्क, भू राजस्व शुल्क मतलब हो गया जैसे टैक्स, तो भू राजस्व और जागीरदारी शुल्क से भी किसानों को मुक्ति किया गया। पांचवा पॉइंट है, 30 मुद्राओं के स्थान पर एक मुद्रा लागू करना। जो 30 मुद्राएं वहाँ पर चलती थी, उस सबको हटा के सिर्फ एक ही मुद्रा वहाँ पर लागू किया गया। छठा पॉइंट है, भार और नापतोल के पैमाने एक समान बनाना, और नापने तोलने का वजन का जो पैमाना था उसको भी एक समान किया गया। सातवां पॉइंट है, यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार। और यातायात का जो आने जाने का रास्ता था उस पर सुधार किया गया, और संचार व्यवस्था मतलब खबर आने जाने का, उस पर भी सुधार किया गया। आठवां पॉइंट है, वस्तु और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन में सहूलियत। मतलब वस्तु और पूंजी, मतलब वस्तु और जो पूंजी सरकार के द्वारा दिया जाता था उसको लेन देन करने में सहूलियत हो, इस पर भी ध्यान दिया गया। नौवां पॉइंट है, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगपतियों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करना। और किसान, मजदूर और कारीगर और जो उद्योगपति थे उनको अपने क्षेत्र पर स्वतंत्रता प्रदान किया गया, ताकि वो लोग अपने ही तरीके से उसको अच्छे ढंग से काम कर सके। 10वां पॉइंट है, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करना। संपत्ति का जो अधिकार था कि किसके पास कौन सी संपत्ति रहेगी, सरकार के पास कौन सी संपत्ति रहेगी, इसको भी सुरक्षित किया गया। दूसरा प्रश्न है, एकीकरण से पूर्व इटली की राजनीतिक दशा का वर्णन करें। जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था तो उससे पहले इटली की राजनीतिक दशा क्या थी, उसका वर्णन करें कहा गया है। यह प्रश्न 2011 को जेक बोर्ड में आ चुका है। तो इसका उत्तर है, एकीकरण से पूर्व इटली 3 राजनीतिक खंडों में विभक्त था। इटली 3 राजनीतिक खंडों में विभक्त था। पहला था उत्तरी इटली के राज्य, सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डो, वेनेसिया में सिवाई वंश के विक्टर एमेनुएल का शासन था, तथा लोम्बार्डी और वेनेसिया में ऑस्ट्रिया का। मतलब उत्तरी इटली के राज्य, मतलब इटली के जो उत्तरी भाग थे वहाँ के जो राज्य थे उन पर, जैसे सार्डिनिया, पिडमांट, लोम्बार्डो, वेनेसिया में सिवाई वंश के विक्टर एमेनुएल का शासन था, तथा लोम्बार्डी और वेनेसिया में ऑस्ट्रिया का। ठीक है। दूसरा है मध्य इटली के राज्य, जो इटली का मध्य भाग था उस राज्यों के बारे में कहा गया है। जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी पर ऑस्ट्रिया के एक हैप्सबर्गीय वंश के शासकों का प्रभुत्व स्थापित था। ठीक है। परमा, मोडेना, टस्कनी पर ऑस्ट्रिया का के एक हैप्सबर्गीय वंश के शासकों का प्रभुत्व स्थापित था, तथा रोम में पोप का शासन था। तो ये मध्य इटली के राज्यों के बारे में था। ठीक है। अगला है दक्षिणी इटली के राज्य, मतलब दक्षिण साइड में जो राज्य थे उनके बारे में। नेपल्स और सिसिली में ऑस्ट्रिया के बुर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। ठीक है। तो दक्षिण इटली के जो राज्य थे नेपल्स और सिसिली, उसमें ऑस्ट्रिया के बुर्बो वंश के फर्डिनेंड प्रथम का शासन था। तो इस प्रकार संपूर्ण इटली पर ऑस्ट्रिया का ही प्रभुत्व स्थापित था, उसी का ही प्रभाव इटली के समस्त राज्यों पर था। तो आज हम लोग इतिहास के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किए जो जेक बोर्ड में आ चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो
इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।